हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो अभी तक हम अपने टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वहां पर जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज जो है हमें 6 चैप्टर पढ़ना है, जो कि हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमें अपने 6th क्लास में चेंजेस अराउंड अस करके एक चैप्टर था, वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमने अलग अलग तरह के चेंजेस पढ़े थे कि आपने नेचुरल चेंजेस पढ़ा होगा, आपने मेन मेड चेंजेस पढ़ा था, आपने रिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा था, आपने इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा था, उसमें आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी पढ़ा था। तो ये जो हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसमें हम मेनली जो है अपने फिजिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होती हैं, उन पे फोकस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चे, हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा है ना। आप अपने नेचर में बहुत से चेंजेस देखते रहते हो, आए दिन बहुत सारे चेंजेस। आपका मौसम चेंज होता है, कहते हैं मौसम चेंज हो गया है ना, या कहते हो कि अरे वो इसकी हाइट में चेंज आया है ना, ये छोटा था बड़ा हो गया। तो कैसे आप कहते हो कि किसी भी सब्सटेंस में है क्या कोई चेंज आया है ना। कभी भी आप कोई चीज़ कहते हो कि इसमें चेंज आया है, ठीक है, दूसरे कलर में चेंज हो गया, इसके कलर में चेंज हो गया, या इसके शेप में चेंज हो गया, तो कैसे कहते हो कि किसी भी बॉडी में चेंज आया है। तो एक सब्सटेंस में चेंज तब आता है जब उनके एक या एक से दो, मतलब एक या दो से ज़्यादा, कोई एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी में क्या होता है कि चेंजेज आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दूध से दही बनाते हो, तो कहते हैं ना कि दूध जो है चेंज हो गया दही में। तो क्या चेंजेस आते हैं कि जो दूध का जो टेक्सचर होता है, पहले वो कैसे लिक्विड सा होता है ना, फ्लोई होता है, रनी होता है, वो क्या होता है फिर सॉलिड मास सा बन जाता है, दही सा बन जाता है, ठीक है। उनके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है, वो थोड़े ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे ही चेंज जो होते हैं, हम तब कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में चेंज आता है जब उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, या किसी भी सब्सटेंस में एक साथ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं। नाउ जो चेंजेस होते हैं वो कुछ हो सकते हैं आपके बेनिफिशियल चेंजेस भी हो सकते हैं और हार्मफुल चेंजेस भी हो सकते हैं। वैसे चेंजेस जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए या किसी भी नेचर के लिए फ़ायदेमंद है, उनको हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियल चेंजेस कहते हैं। तो आपके एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे, जैसे फल का पकना आपके लिए बेनिफिशियल है, दूध से दही बनना ये आपके लिए चेंज है, बेनिफिशियल है। उसी तरह आपका ग्रोथ होना, प्लांट का ग्रोथ होना, ये सारे जो भी हैं चेंजेस हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं, जो आपको फ़ायदा देते हैं। उसी तरीके से कुछ चेंजेस जो होते हैं वो हार्मफुल चेंजेस होते हैं। जैसे आपका एयर पॉल्यूशन, आपके एयर क्वालिटी में चेंज आ रहा है सब्सटेंसेस के कोई भी पॉल्यूटेंट्स के मिलने की वजह से, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मफुल चेंजेस है वो, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है वो हार्मफुल चेंजेस है। इसके बाद रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया आपका, रस्ट हो गया, रस्टिंग एक तरीके से कह सकते हो, रस्ट ऑफ आयरन या रस्टिंग कह लीजिए आप। तो जो जंग लगता है वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आपके लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसके बाद किसी भी चेंज में होने की वजह से क्या होता है कि कोई ना कोई एक काउज होता है, किसी भी चेंज की वजह करने के लिए एक काउज होता है, एक कारण होता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि आपका चेंज आता है। चाहे वो काउज जो है आपका टेम्परेचर हो सकता है गर्म करने की वजह से, या कोई भी फिजिकल आपका एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ को गर्म करने से चेंज आ सकता है, किसी चीज़ को ठंडा करने से चेंज आ सकता है। तो हर किसी न किसी चीज़ के पीछे एक कारण होता है, और इस काउज की वजह से क्या होता है कि एक इफ़ेक्ट होता है, और वही इफ़ेक्ट जो है हमें चेंज के रूप में दिखता है, ठीक है। जैसे कि आप आइस को गर्म करो, ठीक है, या नॉर्मली रख देते तो वो मेल्ट होते हैं, वो पिघलते हैं आपका, तो उससे वो क्या हो जाता है कि आपका लिक्विड बनता है। तो वो काउज क्या था कि आपने उसको हीट दिया, ठीक है, टेम्परेचर राइज हुआ तो मेल्ट हुए, और उसके बाद उनमें जो इफ़ेक्ट आया वो क्या इफ़ेक्ट आया कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो ये इफ़ेक्ट होता है।
आपके टाइप्स ऑफ चेंजेस नॉर्मली हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं। तो फिजिकल चेंजेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि किसी भी सब्सटेंस में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नॉर्मली आपके शेप, साइज, कलर, स्टेट, जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं वो स्टेट, वैसी प्रॉपर्टीज जिनको आप बाहर से इजीली देख सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो, सेंस कर सकते हो, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताता है कि उनमें क्या कैसे मैटर से बना है, कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। तो जब भी फिजिकल चेंजेस आता है तो क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली हमने क्या क्या पढ़ा, उनके शेप में चेंज आ जाएगा या उनके साइज़ में चेंज आ जाएगा, ठीक है, या उनके कलर में चेंज आ जाएगा या उनके स्टेट में चेंज आ जाएगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं स्टेट हमारा क्या क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाना या लिक्विड से गैस बन जाना, तो ये पढ़ेंगे हम। तो सॉलिड से लिक्विड बन जाना तो क्या होता है कि आपका मेल्ट होता है कोई भी चीज़ तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। लिक्विड से गैस बना, जब वेपराइजेशन होता है तो वो लिक्विड से गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। तो इनमें जो होता है कि जब भी फिजिकल चेंजेस होते हैं तो कोई भी आपका जो है न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वो उसी फॉर्म में रहता है। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे। इसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल कहने का मतलब कि आप उस स्टेट में फिर से आ सकते हो। जैसे सॉलिड से लिक्विड आपने चेंज किया तो आप फिर से लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हो। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि एक रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो मेनली क्या होता है कि उनके जो साइज़ में क्या होता है, चेंज आता है ना, वो लंबा हो जाता है थोड़ा। तो लेकिन जब उसको आप छोड़ो तो वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है, अपने स्टेट में आ जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपने साइज़ में आ जाता है जितने वो साइज़ का था। तो इससे क्या हुआ कि ये एक तो रिवर्सिबल चेंज हो गया और दूसरा उसके साइज़ में चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ, इसीलिए फिजिकल चेंज होता है। दूसरा, जब आप आटा गूंथते हो या बेलते हो लोई बना के, तो उसके शेप में चेंज करते हो, आप गोल बना देते हो उसको, है ना, स्फेरिकल से ऐसे पूरा गोल कर देते हो आटा गूंद के। लेकिन एक तरीके से देखो तो ये क्या आप आटे को फिर से, आप जो आटा जो गूंथते हो, लोई जो होती है, जो रोटी आप बनाते हो, क्या उसको फिर से आटा बना सकते हो? तो नहीं। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है एक तरीके से, लेकिन इसके शेप में चेंज आता है। और इसीलिए हमने ये टर्म लिखा कि मोस्ट चेंजेज आर रिवर्सिबल। बहुत जो चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ये नहीं कि सारे चेंजेस, लेकिन मोस्टली जो होते हैं आपके रिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद जो आपका आइस मेल्ट होता है, ठीक है, तो आइस जब पिघलता है तो उससे लिक्विड फॉर्म में आता है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टेट चेंज होने पे जब आप पानी होता है तो पानी बनता है, तो उसको आप फिर से बर्फ़ बना सकते हो, ये आप जानते हो, फ्रीज करके आप उसको फिर से बर्फ़ बना सकते हो। तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि केमिकल चेंजेस वैसे चेंजेस जिनमें किसी भी सब्सटेंस में केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाता है, उनको क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में वो कौन से ऐसे केमिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद इनमें जो होता है केमिकल चेंजेस का सबसे एक कह सकते हो फॉरमोस्ट प्रॉपर्टीज़ है कि उनमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और मोस्टली ये इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद आप फिर से जो है उन सब्सटेंस को वापस नहीं पा सकते। तो इनमें क्या होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनमें क्या होता है कि या तो हीट रिलीज होती है या वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और हीट के साथ साथ वो और भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी, जैसे कि आप आग जलाते हो, है ना, तो उससे लाइट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी भी निकलती है ना। जैसे कि लकड़ी जलाते हो तो वो एक केमिकल चेंज है और उससे हीट और लाइट दोनों निकलती है। कभी कभी आप क्रैकर्स जलाते हो, वो केमिकल चेंज है लेकिन उससे साउंड निकलता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं कि आप एक ऐसे केमिकल चेंज का एग्जांपल दीजिए जिसमें आपके हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो आप लिख सकते हो बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ वुड, या आप अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जिसमें जिसके केमिकल चेंज का एग्जांपल दीजिए जिसमें साउंड एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको लिखना है बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। तो उसी तरीके से फिर आपका आता है चेंज इन स्मेल। आपके क्या होता है कि स्मेल में चेंज आ जाता है, ठीक है, खुशबू में चेंज आ जाता है।
तो खाना जब आप पकाते हो तो उनके खुशबू मसाले डालते हो तो वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। जब आप कुकिंग जो है केमिकल चेंज होता है, उसमें खुशबू में चेंज आता है। या जब आपका कोई भी खाना जो है वो या कोई भी सब्सटेंस जब सड़ गल जाता है तो वो भी केमिकल चेंज की वजह से है। एक बार सड़ने के बाद आप उसको फिर से वो नहीं बना सकते, तो उनके स्मेल में चेंज आता है। रिलीज ऑफ गैसेज, तो सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि उनमें गैसेज रिलीज होती हैं। जैसे कि आप कोयला वगैरह जाते हो तो उनसे देखते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे जो है आप देख सकते हो कि जो आपका मिल्क टू कर्ड है, ठीक है, जो दही बनता है दूध से, वो एक तरह का केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है कि एक तो पहले ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना, रनी सा होता है, लिक्विड सा होता है। और जब दही बनता है तो ये लगभग सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। प्रॉपर सॉलिड नहीं कहते, सेमी सॉलिड फॉर्म कह देते हैं हम, ठीक है। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसके स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ इनके टेक्सचर में चेंज आता है और इनके टेस्ट में चेंज आता है, ठीक है। इनके टेस्ट में भी चेंज आता है। नॉर्मली ये लगभग आपके टेस्टलेस होते हैं, मीठा भी कहते हैं लोग, तो मीठा होता है थोड़ा सा, लेकिन मोस्टली आपका लगभग टेस्टलेस ही होता है दूध, है ना। और ये जब देखोगे तो ये क्या हो जाता है, आपका सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है दही जो होता है ना। तो होता क्या है कि नॉर्मली जो भी इनमें हमें पता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, या 8th क्लास में पढ़ोगे कि वो क्या करते हैं कि दूध में को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। तो एक तरीके से इरिवर्सिबल चेंज है, आप दही को फिर से दूध नहीं बना सकते। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, फ्रूट रैपनिंग। फ्रूट रैपनिंग में क्या होता है कि जब कोई फल होता है तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इन चीज़ों को कि कैसे इथाइलिन जो है वो आपका हेल्प करता है फ्रूट रैपनिंग में, और एक बार फल पक जाने के बाद वो फिर से रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चेंजेस आपके केमिकल चेंज का एग्जांपल है। फूड डाइजेशन। फूड डाइजेशन जो होता है, खाने को सिर्फ काटना नहीं, जो आप च्यू करके काटते हो छोटे छोटे, वो तो फिजिकल चेंज, आपने उसके शेप को चेंज कर दिया। लेकिन जब आप फूड को डाइजेस्ट करके, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर में, फूड को डाइजेस्ट कर कर हम जब उनको कार्बोहाइड्रेट से, उनको हम स्टार्च से जो हम उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्च को हम क्या कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, एमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं। तो ये जो चेंज होता है, ये आपका क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो क्या होता है, आपका एक तरीके से हार्मफुल चेंज है। इसमें क्या होता है कि जो आपका आयरन होता है वो मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर कहने का मतलब क्या, आपका मेनली उसमें ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ये क्या करता है कि आपका आयरन ऑक्साइड बना देता है। आयरन ऑक्साइड करके एक कंपाउंड बना देता है जो कि ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपका आयरन होता है वो क्या होता है, शाइनी होता है ना, चमकदार होता है। मेटल जितने भी होते हैं वो शाइनी होते हैं। तो रस्ट लगने के बाद ये क्या होता है, डल हो जाता है। तो इनके अपीयरेंस में क्या हो जाता है, चेंजेज आ जाते हैं। तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। और ये जो ऑक्सीजन और वाटर है, जब ये एक साथ होते हैं तो इनको ही हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर कहते हैं, ठीक है। तो एयर में आपका ऑक्सीजन होगा, और अगर आपके एयर में मॉइस्चर है तो उनको हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेजेंट है तो उनको मॉइस्ट एयर कह देते हैं। तो एक नया ही कंपाउंड बनता है आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, जो आपका ये ब्राउन सा लगता है। तो ये एक हार्मफुल वो है, वो आयरन को कोरोड करता है। आयरन धीरे धीरे आपका क्या होता है कि रस्ट बन के धीरे धीरे गिरता जाता है, और आपका आयरन जो है उनकी प्रोपर्टी धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है। तो इनमें क्या होता है कि एक रेड ब्राउन कलर का जो है डिपॉजिट बनता है जब इनको मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया जाता है। तो जो रेड ब्राउन डिपॉजिट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और जो आयरन ऑक्साइड ही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। जो आयरन ऑक्साइड हमारा बनता है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि इनकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आयरन का है वो लाइफ स्पैन क्या होता है, कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। और जो क्वालिटी क्या है आयरन की, कि वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वो मजबूत नहीं रह जाते हैं, ठीक है। वो शाइनी होते हैं, वो शाइनी नहीं रह जाते वो। और इनकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। जो आप देखते हो पुल टूट के गिर जाता है, या कोई भी चीज़ लोहा वगैरह का जो बना हुआ है, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें जो है लोहे की बनी होती हैं,
तो उनके जैसे क्या होता है कि रस्टिंग की वजह से वो क्या होता है टूट जाते हैं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करना है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि अगर इसको प्रिवेंट करना है तो मुझे उन चीज़ों को रोकना होगा जिनकी वजह से ये रस्ट हो रहा है। तो रस्ट किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन और वाटर। तो एयर और वाटर को कैसे रोक सकते हैं हम आयरन के पास आने से, तो नॉर्मली आपको पता है कि जो भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को अपने पास नहीं आने देते। तो आपको क्या करना है कि ऑयल और वैक्स स्प्रे आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ग्रीस वगैरह यूज कर सकते हो। सैंड पेपर जो होता है वो टेम्परली एक रेमेडी है कह सकते हैं हम, कि जो भी रस्ट लगा है आप उसको घिस के क्या कर सकते हो, वो रस्ट को हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो रस्ट लगा हुआ है उसको आप हटा सकते हो। तो ये टेम्पररी होता है, ये सिर्फ रस्ट को हटाने के लिए होता है। और मेनली जो होता है आपको पेंट कर देना चाहिए। जो देखते हो जो लोहे के ग्रिल वगैरह होते हैं, जो भी गेट वगैरह होते हैं, उनको हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनमें वाटर और ऑक्सीजन जो है एयर उनको आयरन से वो दूर रहे और रस्ट ना लगे। एक आपका आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप 8th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आप यहाँ पे इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी भी मेटल, मीन्स हमें आयरन पढ़ रहे हैं तो आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, किसी भी डिजायर्ड मैटर का, चाहे वो कॉपर हो कुछ भी हो, उनका क्या किया जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। चाहे कॉपर का, सिल्वर का, किसी का भी उन पर परत चढ़ा दिया जाता है ताकि वो जल्दी रस्ट ना हो। नॉर्मली जो सिल्वर्स वगैरह होते हैं, सिल्वर वगैरह, वो जल्दी उनमें रस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो वो जल्दी वो मोस्टली आपके ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ये आप 8th क्लास में पढ़ोगे, बस आपको इतना पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का यूज करके हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कोई भी डिजायर्ड मेटल, जो उसका मेटल का हमको परत चढ़ाना है, जिनमें जंग नहीं लगता जल्दी, उनका हम परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक आपका स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जिंक एक मेटल होता है जिनमें रस्ट नहीं लगता जल्दी, तो वो क्या करते हैं कि जिंक की परत हम क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे उनमें रस्ट ना लगे। क्योंकि जिंक में रस्ट नहीं लगेगा जल्दी, तो रस्ट लगेगा ही नहीं मोस्टली, तो वो उनका हम क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। लास्ट आपका एक आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन आपका एक तरीके से कोई भी सॉल्यूशन से जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन करने का मतलब जैसे कि आप पानी में चीनी मिलाते हो, तो वो एक सॉल्यूशन है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड तब कहेंगे जब आप पानी में इतना ज़्यादा चीनी मिला देते हो कि उसके बाद वो आप चीनी घोल ही नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में हम इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, और उनके बाद जब उनको ठंडा करते हैं ना, तो उनमें क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। तो इन्हीं को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, कि सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। तो ठंडे होने पे वो क्या करते हैं, उनके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये एक ऊपर में एक पेंसिल बांध दिया, एक रोप लटका दिया, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है कि शुगर को बहुत सारे चीनी घोलना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है कि उसको गर्म करना है पहले, और फिर एक पेंसिल में रस्सी बांधकर आप धागा बांध के आप उसमें लटका दो। जैसे जैसे वो ठंडा होगा, आपको रस्सी के चारों तरफ छोटे छोटे क्रिस्टल्स से आपको, सॉलिड क्रिस्टल्स आपको दिखने लगेंगे, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं वैसे क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में कि कितने क्रिस्टल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये सारे जो चेंजेस हमने पढ़े, ये केमिकल चेंजेस पढ़े, और हमने फिजिकल चेंजेस में भी देखा कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन और वो रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंजेस इनमें प्रोडक्ट बनता है और ये इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप अपना ध्यान रखिए। बाय।